वेलकम गाइस, माय नेम इज रितेश दहिया। और इस सेशन में हम बात करने वाले एक आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ये जो चैप्टर है नीट के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सवाल पक्का आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है, हो सकता है 2 भी आ जाएं, तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे, ठीक है। सवाल जो है बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं इसके, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए यहाँ पे। आजकल जो सवाल पूछ रहे हैं कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। नाउ इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है, जो आपका चार्ज वायर्स में दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो आपका टाइम के साथ कितना टोटल चार्ज गया उस चीज़ को हम कहते हैं आपका करंट। इफ थ्रू अ क्रॉस सेक्शन डेल्टा क्यू पासेस, डेल्टा टी टाइम में आपका डेल्टा क्यू गया, तो हम इसको कहते हैं कि आपका जो एवरेज करंट होएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम वो है। और फ्लो अगर यूनिफॉर्म है तो आई को आप लिखते हैं क्यू बाई टी। इस चीज़ को ध्यान रखना कि आई की जो वैल्यू हो जाएगी टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और अगर यूनिफॉर्म है तो कितना आई बाई टी, इसको आप लिख देते हैं चार्ज होएगा। लिमिटिंग कंडीशन में अगर देख रहे हैं तो आप लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। अगर आपको चार्ज का रेट दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएट करके करंट की वैल्यू आएगी। रिमेंबर दिस एज वेल। नाउ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो होगी वो एम्पेयर होएगी, और इसके डायमेंशन भी एम्पेयर होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ ऐसा किया कि एम्पेयर को हमने वो अपना बेसिक वो लिया हुआ है। सीजीएस यूनिट इसकी जो है ईएमयू होती है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड बायट, और एबी एम्पेयर भी इसकी यूनिट हो जाएगी। नाउ 1 एम्पेयर जो है बायट में अगर इसको कन्वर्ट करने की कभी ज़रूरत पड़े, हालांकि ऐसे सवाल नीट में नहीं पूछते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/10 BI। नाउ अलग अलग सिचुएशन में अपने जो करंट है उसको हम कैसे लिखते हैं उसको मैं यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि अगर कंडक्टर में बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, I विल बी इक्वल टू NEAVD। एन आपका जो भी चार्ज कंडक्टर में चार्ज करियर्स है, तो आपकी अगर वायर है तो उसमें इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ये वो हो गई पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कंडक्शन के लिए, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया आपका जो वो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज की वैल्यू एंड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके इलेक्ट्रॉन की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे करंट की बात हो कि एक चार्ज है गोल 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 घूम रहा है, तो कितना करंट आया, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें एमईसी में पड़ती है। डिफाइन यहाँ कर लेते हैं, इस्तेमाल एमईसी में करेंगे, तो उसको आप लिखते हैं आई विल बी इक्वल टू क्यू एफ फ्रीक्वेंसी या फिर क्यू डिवाइड बाय टाइम। और अलग अलग स्नैरियोज हैं, ओमेगा दे रखा है तो ओमेगा की टर्म में ऐसे लिख देंगे, वेलोसिटी दे रखी है तो उसको 2πr से डिवाइड कर देंगे, ये आपका इसकी वैल्यू होगी। नाउ इसी करंट को अगर आपका रजिस्टर में फ्लो कर रहा है तो इसी करंट को लिखते हैं आई विल बी इक्वल टू वी बाई आर। वी आपका जो रेजिस्टेंस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, वो हमें करंट की वैल्यू दे देगा यहाँ पे। तो ये आपके अलग अलग स्नैरियोज है जहाँ पे करंट की अलग अलग वैल्यूज सिचुएशन बेसिस पे आती हैं। नाउ यहाँ पे हम कहते हैं एक चीज़ हमने डिफाइन की जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। हुआ ये कि जब हमने करंट को डिफाइन किया, बाय चांस हमने या गलती से कह लो हमने उसको स्केलर क्वांटिटी डिफाइन कर दिया। नाउ एमईसी का जब हमने चैप्टर पढ़ा कि इस वायर में करंट है, उसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, वहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने एक नई क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन की जिसको हमने कहा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है वो होता है आपका टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और उसके बाद आपने एन कैप जो है ये आपका डायरेक्शन दिया हमने करंट फ्लो के डायरेक्शन में, तो ये हमने करंट डेंसिटी यहाँ पे डिफाइन की है। और इसी के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि आई विल बी इक्वल टू जे डॉट ए। ये आपके जे आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसको जो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, या जे ए कॉस थीटा, ये आपको टोटल करंट की वैल्यू देगा, ये आपकी करंट डेंसिटी होगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। तो करंट डेंसिटी अपने आप में मुश्किल काम नहीं है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी हमने अभी बात कर ली यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होएगा V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स का लॉ जो है ये आपका बहुत ही, इसको ध्यान रखना, लोकलाइज लॉ है। इसका मतलब ये V इज इक्वल टू आई आर जब आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं इस रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके जितना अपना रेजिस्टेंस है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको देगा कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। मान लो एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, V है और ये R है और ये I है, तो इस केस में तो ऑफकोर्स V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये आपका V है और ये आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो V आएगा V1 और इसके अक्रॉस जो V आएगा V2 कह लेते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो V1 विल बी इक्वल टू I R1 और V2 विल बी इक्वल टू I R2।
तो ओम्स लॉ जो है वो कहता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय अपने अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू से आपको उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिलेगा। तो इस केस में V इक्वल टू आई आर जब आप लिखने लगेंगे तो जरूरी नहीं है I आपका टोटल करंट हो और V आपका टोटल बैटरी हो, ऐसा नहीं है। V इक्वल टू आई आर लोकलाइज लॉ है, मतलब उस वोल्टेज की वैल्यू बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप, उसी का अपना करंट, उसी का अपना रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। V इक्वल टू आई आर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा चैप्टर की जान है ये। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, सब्सटेंस व्हिच ओबेज ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक डिवाइसेस। ना ओम्स लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। कंडक्टर्स भी एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही या सर्टेन सिचुएशन में ही इस लॉ को ओबे करते हैं। द डिवाइसेस और सब्सटेंस विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जैसे गैसेज हो गए, क्रिस्टल, रेक्टिफायर, थर्मोनिक वेव वगैरह वगैरह, दे आर नोन एज नॉन ओमिक डिवाइसेज। इनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेज कहते हैं। इनके लिए V और I का जो कर्व आएगा वो लीनियर नहीं आता, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, नीट में तो ऐसे परेशान नहीं करते हैं, बट V इक्वल टू आई आर ऐसा कर्व भी आ सकता है किसी के लिए। तो अगर ये कर्व आया तो ऑफकोर्स V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू आपका I होएगा। उस केस में यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस की बात होती है। उस केस में रेजिस्टेंस जो आपका इंस्टेंटेनियस आएगा वो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उससे आपकी वैल्यू आएगी कि उस टाइम पे वहाँ पे उस जगह पे क्या रेजिस्टेंस है आपका, वो उन दोनों का डिफरेंशिएट करके वैल्यू आएगी। नाउ रेजिस्टेंस की बात करें तो डेफिनेशन ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू। तो जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसको जब आपको रोकना है, रेजिस्टेंस आपका जो कंडक्टर बिहेव करता है, जो रेजिस्टेंस या अवरोध या रुकावट पैदा करता है, उसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कहते हैं। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है, इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द आयंस एंड एटम्स। तो जब आपका करंट फ्लो कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन करंट लेके जा रहे हैं यहाँ से वहां तक, जो आपके चार्ज कैरियर हैं वो जब आपस में टकराते हैं, वो आपकी अगेन रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके डायमेंशंस की भी प्रॉपर्टी आएगी तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो जितनी टक्कर होएगी, जितना उसको रेजिस्टेंस महसूस होएगा, उसको हम यहाँ अलग से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इसका जो हम लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू रो L बाय A, या फिर आप इसको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते नहीं एग्जाम में। ये हो गया आपका रो को है हम लिखते हैं M डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ आपका जो है इसको हम कहते हैं आपका मीन टाइम है दो कोलिजन के बीच में, एक्चुअली इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मल्टीप्लाइड बाय ये आपका L है, L बाय A। ठीक है, L आपका लेंथ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, A आपका एरिया है। यूनिट ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर वो आ गया, या फिर इसको हम ओम भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका इसके जो यूनिट हो जाएगी, ये आपकी इसकी डायमेंशन है, ध्यान रखना कोई पूछ ले तो। कंडक्टेंस हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है उसका रेसिप्रोकल हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस ये है कि कितना रुकावट पैदा कर रहा है, कंडक्टेंस बाय डेफिनेशन है कितना अलाउ कर रहा है। सो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। सिमिलर वे हम ये कहते हैं जो आपका रेजिस्टिविटी है, अगेन ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसी का जो आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसको आप कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, ये अगेन रेजिस्टिविटी जो है रो, और कंडक्टिविटी है ये आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है उससे आपका रेजिस्टेंस आपका रो L बाय A पे डिपेंड करेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने किस डायमेंशंस पे आपका रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय A रेजिस्टेंस देता है। राइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे कहते हैं रेजिस्टिविटी जो है ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम यहाँ लिखते हैं R रो L बाय A। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा रेजिस्टिविटी वो आपका M N E स्क्वायर टाउ होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगेन ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। राइट, चलो रेजिस्टिविटी के बारे में और बात करते हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल सवाल पूछ ले तो ये आपका नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू जो है बढ़ती है। इम्प्योरिटी और मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो आपके इसको भी अफेक्ट डालते हैं। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इम्प्योरिटी। तो अगर आपने मान लो कॉपर है, कॉपर का या स्टील है या आयरन है, उसकी आपकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है, उसके अंदर मान लो आपने कोई ऐसी इम्प्योरिटी डाल दी, कार्बन डाल दिया या आपका कोई रबर डाल दिया, उस केस में जब आपने उसके बाद अब जो उसको कंस्ट्रक्ट किया है तो रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटल एक्सेप्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये डेटा भी याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। चलो, इफेक्ट ऑफ लाइट, रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस लाइक जो आपके सब्सटेंस दे रखे हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन देम। यहाँ पे अब सिनेरियोज हैं जिनकी बात आती है जो आपके अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन वन इज स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। आपकी एक वायर है, उसको पकड़ के आपने उसकी लेंथ डबल कर दी। ठीक है, इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि आपका जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी आपने चेंज नहीं की है, उसी सेम डेंसिटी की डबल वायर हुई है।
उस केस में आपका इफ जो आपने किया आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ इंक्रीज बाय n टाइम्स, n की वैल्यू आपकी 1.5 हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, डबल वो भी हो सकती है। उस केस में आपका रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर से बढ़ जाता है। तो अगर पहले एक वायर है, 1 मीटर की वायर है, रेजिस्टेंस मान लो उसका R है, आपने पकड़ के उसको 3 मीटर की वायर कर दिया, तो हमने 3 गुना कर दिया है। रेजिस्टेंस उसका 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 स्क्वायर उसका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस डेटा को ध्यान रखना। इफ रेडियस इज रिड्यूस टू n टाइम्स, एक और ये बहुत कॉमन सिनेरियो है कि वायर है, उसका रेजिस्टेंस हमने 1/3 कर दिया, हाफ कर दिया है, वो कर दिया। उस केस में जो रेजिस्टेंस है आपका वो n टू द पावर 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इस डेटा को फिर ध्यान रखना। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, डेरिवेशन के बेस पे हम क्लास में बात करते हैं, बट अभी के लिए इस डेटा को ध्यान रख लेना। आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज बाय x%, अगर आपकी लेंथ जो है, और ये अगेन 5% से कम की बात कर, 5% से कम अगर आपने मान लो 1% बढ़ा दिया, उस केस में रेजिस्टेंस जो है आपका 2x% बढ़ जाएगा। ये तभी एप्लीकेबल है, एक्चुअली तो 10 लिखा है, बट ये 5-6 के आसपास ही है, उससे कम पे एरर एनालिसिस या बायनॉमियल एक्सपेंशन को मानते नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका 1%, 2%, 3% आपने वहाँ पे लेंथ में चेंज किया है, रेजिस्टेंस आपका उससे ट्वाइस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी कलर कोडिंग करते हैं। तो जो आपका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर लिखने की जगह नहीं है। रेजिस्टेंस आपके बहुत छोटे छोटे वो होते हैं, तो उनके ऊपर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वो गोल गोल सिलेंडर से हैं, उनको अगर फिट भी कर देते हो, जहाँ आपने लिखा वो अगर अंदर चला गया तो आपको ज़िंदगी भर पता नहीं चलेगा कितने का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन बेस्ड जो रेजिस्टेंस है उनके ऊपर हम लाइनें खींच देते हैं। वो लाइनों को हमने इंडिकेटर बना दिया है, उसके बेसिस पर हम ये डिफाइन करते हैं कि आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो लाइन में ये ध्यान रखना, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये आपका एक्रोनिम है याद रखने के लिए। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो बाकी सब तो ठीक है, कंफ्यूजन आएगा, इसको ध्यान रखना, ब्लैक ब्राउन और ब्लू यहाँ पे, तो इनका ऑर्डर होता है ब्लैक ब्राउन और ब्लू, और उसके बाद जो आता है जी में कंफ्यूजन होता है कई बार, तो ग्रीन और ग्रे उसके बाद आएंगे। नंबर हमने उन्हें असाइन कर दिए 0 से 9 तक, और उसके बाद आपका मल्टीप्लायर दे दिया। इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस आता है, और ये आपने कलर कोडिंग चौथी लाइन जो है उसको दे दिया उसकी टॉलरेंस लेवल। इसी की जो कलर कोडिंग है उसको हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जैसे आपके ABCD दिए हैं, तो इसको आप लिखोगे 10A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, यहाँ पे आपका C आ जाएगा, प्लस माइनस उसके बाद आप लिखेंगे D%। ये आपका रेजिस्टेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहीं पे एक सवाल कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका कलर ऐसा दे रखा है इस वाले उसके हिसाब से कि ABCD जो आपको कलर दिए हुए हैं, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि पहला रेड है, दूसरा मान लो ऑरेंज है, और तीसरा वॉयलेट ले लो, और उसके बाद आपका गोल्ड है। ये आपकी 4 लाइनें बनी हुई हैं। अब इसका मतलब यह हो गया कि आप इसको जो रेजिस्टेंस है R, उसको लिखोगे 10 मल्टीप्लाइड बाय रेड। रेड के लिए जो आपका वो है आपका 2, प्लस ऑरेंज के लिए आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय वॉयलेट, तो आप लिखोगे 10 टू द पावर, वॉयलेट आ गया आपका 7, और प्लस माइनस 5%। ये आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। सो अब इसको देखेंगे तो ये बना आपका 23 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7 प्लस माइनस 5%। ये आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जो आपको रेजिस्टेंस दिया गया है उसका अगर ये आपके कलर इंडिकेटर्स हैं, तो इसका मतलब है वो इस वैल्यू का आ गया। सिंपल सा काम होता है यहाँ पे। और इसको BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको ध्यान रख लेना। और इसमें जो ऑर्डर में कंफ्यूजन हो जाता है वो ब्लैक ब्राउन और ब्लू, ध्यान रखना, ब्लैक ब्राउन ब्लू, और उसके बाद आपका ग्रीन और ग्रे आता है। बाकी सारे लेटर उसमें कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं आपके किरचॉफ के जो लॉ हैं उनकी बात करते हैं। तो किरचॉफ का जो पहला लॉ है सर्किट सॉल्व करने के लिए, किरचॉफ का पहला लॉ ये कहता है इट्स जंक्शन रूल। इसको आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ये किरचॉफ का जंक्शन रूल भी कहलाता है, ये आपका करंट लॉ भी कहलाता है, KCL भी नाम है इसका। वो कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। तो जितना एक कोई भी जंक्शन अगर आप लेंगे तो जितना करंट यहाँ से आ रहा है या जा रहा है उन सब का सम 0 होएगा। तो जितना आया उतना गया। ऑफ कोर्स वो जंक्शन जो है वो करंट आपका प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो जितना करंट आया उतना ही बाहर जाएगा। एंड दिस इज बेस्ड ऑन आपका दिस लॉ इज बेस्ड ऑन आपका चार्ज कंजर्वेशन पे। नेक्स्ट लॉ है इसका, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो बताता है। आपका सेकंड लॉ भी कहते हैं इसको, आपका वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, और ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
algebraic sum of the changes in potential in a complete traversal of a closed loop. अगर आप यहाँ से चालू हो गए पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस देखते आए और वापस वहीं आ गए, तो आपने जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखा है वो उसका सिग्मा जो वी आई आएगा, सिग्मा जो वैल्यू होगी आपके उसकी वैल्यू जीरो होगी, बिकॉज एनर्जी कंजर्व हो रही है, तो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से वहाँ आएगा उस सब की वैल्यू जीरो होगी। ये आपका सेकेंड लॉ है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखते हैं अगर आपके रेजिस्टेंसेस जो हैं उनको हमने सीरीज में और पैरेलल में अगर लगा दिया है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर आपके रेजिस्टेंस हैं उनको हमने मान लीजिए सीरीज में और पैरेलल में लगा रखा है, तो सीरीज में अगर आपने लगा दिया है वोल्टेज भी है R1 R2 R3, तो उस केस में जो आपकी सेम करंट फ्लो थ्रू उसमें रेजिस्टेंस जो है उन रेजिस्टेंस में सेम करंट है जो आपका फ्लो करेगा यहाँ से लेके वहां तक। तो ये करंट जो आई यहाँ पे गया है और वही करंट आई जो है सेम करंट इसके थ्रू फ्लो होके वापस वो आएगा, तो करंट तीनों में सेम होएगा। अगर ये बात आप करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट आई यहां से गया है और ये I1 I2 I3 I विल बी इक्वल टू I जो आपका होगा जंक्शन लॉ देखेंगे इस पॉइंट पे, तो वो आपका करंट I विल बी डिवाइडेड इन दीज थ्री, वो आपके तीन अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा इन द इनवर्स रेजिस्टेंस रेशियो। ठीक है, तो इस केस में अगर देखोगे V इज प्रोपोर्शनल टू R, पावर कंज्यूम जो देखोगे रेजिस्टेंस पे वो आपकी P1 P2 P3, वो क्योंकि रेजिस्टेंस तीनों बराबर हैं तो तीनों की जो पावर कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूम लिखेंगे आप I स्क्वायर R, वो तीनों आपकी पावर कंज्यूम का रेशो R1:R2 का रेशो आएगा। यहाँ पे पावर कंजम्पशन का रेशो 1/R1 1/R2 1/R3 आएगा। अगर देखोगे यहाँ पे R इक्वलेंट, तो उसकी वैल्यू आपकी R1 + R2 + R3 आपकी इक्वलेंट वैल्यू आएगी। वहां पे R इक्वलेंट आता है आपका 1/R1 + 1/R2, ये करके वैल्यू आएगी। और यहाँ पे फॉर टू रेजिस्टेंस R1 R2 आपका ये आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे किसी के भी अलोंग, तो वो जो वैल्यू आएगी R डैश डिवाइड बाय R इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय V, ये उसके अलोंग आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो आएगा। राइट, सिमिलरली वहां पे करंट थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू देखोगे तो वो I डैश जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये आपकी उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये उसका समराइजेशन वो है। अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए n रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हुए हैं, तो R इक्वलेंट यहाँ पे n रेजिस्टेंस अगर लगाए हुए हैं तो दैट विल बी इक्वल टू, और रेजिस्टेंस सारे बराबर हैं तो उसकी वैल्यू आपकी NR हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपकी R रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो इंडिविजुअल R डिवाइडेड बाय N, तो ये आपकी R इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी कि टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R, ये आपका R इक्वलेंट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे आपके सेल के ऊपर जो आपकी बैटरी लगी है। बैटरी है, अगेन इस बैटरी को जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको हम ब्लैक बॉक्स मानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके ऊपर आप डिटेल में पढ़ते हैं कि कैथोड है, एनोड है, लिक्विड भरा हुआ है, उससे यहाँ से आयन कटायन फटायन वो सारी बातें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। फिजिक्स में तो हम ये सिर्फ मानते हैं कि आपका जो सेल है उस सेल में आपने जब अपना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगाया है तो बेस्ड ऑन उसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है उसके बेसिस पे आपका करंट वहां पे फ्लो करने लगेगा। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, सेल के डिटेल में फिजिक्स में तो नहीं जाते हैं। ठीक है, राइट, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखना कि अगर आपका सर्किट अगर क्लोज्ड है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान देना। क्लोज सर्किट है जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि आपने एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगा के उसको चार्ज नहीं किया है, तो क्लोज सर्किट में करंट की जो वैल्यू होगी उसको आप लिखेंगे ई आपका ईएमएफ है डिवाइडेड बाय R + R। R जो छोटा R है आपकी सेल की इंटरनल बैटरी की वैल्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखेंगे V = IR, और इक्वेशन ऑफ जो सेल जो हो जाएगी उसको आप लिखेंगे E विल बी इक्वल टू V + IR, ये आपका टोटल वो होएगा। तो सिनेरियो ये है कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी बैटरी लगी है और बैटरी के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू R, ये कैपिटल R, ये आपका EMF E है। तो अब मैंने पहले भी कहा था V = IR जो आपका लोकलाइज लॉ है। तो यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल लिखेंगे अक्रॉस दिस बैटरी तो उसकी वैल्यू जो है V दैट विल बी इक्वल टू IR, ये इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इसके अक्रॉस। अब यहाँ पे करंट जो टोटल करंट आपका बह रहा है EMF E है। EMF को ऐसे समझना कि मान लीजिए आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आइडियली कोई भी बैटरी जब हम कहते हैं कि आइडियल 10 वोल्ट की बैटरी है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 मिलेगा। बट अगर बैटरी की दुनिया में जाके उससे पूछोगे तेरा क्या हाल है, वो कहेगा भाई एक्चुअली तो EMF 13 है, लेकिन 3 वोल्ट का मेरा अपना इंटरनल रेजिस्टेंस का एडजस्टमेंट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको 10 के अक्रॉस मिलता है। तो EMF जो है वो जो 13 EMF है वो आपका ये E है, उसकी रेटिंग 13 वोल्ट है,
10 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस परमानेंट मिलेगा, बट 3 वोल्ट का नुकसान या जो उसका डेफिसिट है वो आपका छोटा IR जो है ये वाला, ये जो छोटा IR है इंटरनल बैटरी के लॉसेस की वजह से वो है। तो अब हम यहाँ इस इक्वेशन में लिखेंगे ये EMF हुआ 13 विल बी इक्वल टू 10 + 3, इससे आप कंपनसेट कर रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 का ही मिला है, पर बैटरी आपकी एक्चुअल उसकी बैटरी जो है वो 13 वोल्ट की है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, फिर इस इक्वेशन को यूज करके ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। पावर डिसिपेटेड जो पावर मिलेगी आपको वो इसके अक्रॉस मिलेगी, उसको आप VI भी लिख सकते हैं, I² R भी लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और ये वैल्यू ऑफ R कभी निकालने की ज़रूरत पड़े, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर ये आपको यहाँ तक तो ये ध्यान रखने होंगे, ये फॉर्मूले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे कहानी बढ़ाते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ सेल। अगर आपने बहुत सारे सेल जो हैं वो एक साथ यहाँ पे हम पहले बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग, तो एक के बाद आपने बहुत सारे सेल सीरीज में लगा दिए। उस केस में अगर तो इक्वलेंट अगर आपके सारी बैटरी सेम है तो E इक्वलेंट जो है वो आपका NE आ जाता है। R इक्वलेंट क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी आपका NR हो जाएगा। मेन करंट जो आएगा वो आएगा NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR, ये आपका इक्वलेंट करंट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा आपको V इज इक्वल टू IR, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल उसकी वैल्यू 1/n हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सीरीज ग्रुपिंग में है। नाउ इसके बाद देखते हैं अगर आपने सेल्स पैरेलल में लगा दिए तो क्या होगा। ये पर्टिकुलर सिनेरियो जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है स्पेशली नीट के स्टूडेंट वो थोड़ा सा कहते हैं हाँ ये समझ नहीं आया, ध्यान से समझना है इसको। हमने क्या किया, बैटरी जो है सारी इस बार पैरेलल में लगाई है। देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आपने कोई भी टॉय देखा होगा, टीवी का रिमोट होता है उसमें 2 सेल लगे होते हैं, ठीक है। कभी आपने मोटर कार वो सारी चलाई और उसमें 6 या 9 सेल भी लग जाते हैं, 1.5 वोल्ट के 9 सेल लगा रखे हैं। अब जो सर्किट है आपका, उस सर्किट में वो जो 9 सेल या 2 सेल या 6 सेल लगे हुए हैं वो उनको सीरीज या पैरेलल में यूज करता है। सर्किट हमने ऐसे बनाया होता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। हमने यहाँ क्या किया है कि हमने इस बार जो आपके सेल्स हैं उनको ऐसे करके, बैटरीज हैं आपकी, उनको ऐसे करके सीरीज में लगाया, सॉरी इस बार पैरेलल में लगाया, पिछली बार हम सीरीज में लगा रहे थे। और अब आप इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे R है, इसके अक्रॉस देख रहे हैं कि आपका क्या कहानी होगी, ठीक है। ये आपका एक्चुअल डिवाइस है जो पावर आपकी कंज्यूम करेगा। इक्वलेंट EMF देखोगे तो क्योंकि सबका वैल्यू E है, यहाँ पे सबकी वैल्यू E है, तो E इक्वलेंट तो आपका सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस इस केस में पहले लगाने में फ़ायदा होता है कि रेजिस्टेंस आपका R/N हो गया। तो अगर आपने 5 सेल लगा रखे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका इंडिविजुअल वो था जो भी वैल्यू थी, पैरेलल में लगाने से आपका R इक्वलेंट कम हो गया। यहाँ पे मेन करंट जो आपकी ब्रांच में जाएगा I, वो होएगा E जो आपकी बैटरी का EMF है डिवाइड बाय R प्लस R/N, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अब यहाँ पे R/N हो गई है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू IR मिलेगा, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल देख रहे हैं। और करंट फ्रॉम ईच सेल I डैश जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे जो ईच सेल से वैल्यू आ रही है, टोटल करंट I है तो ये I/N हो जाएगा। पावर डिसिपेटेड जो है अगेन वो आप V² R करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। एग्जाम हॉल में ध्यान रखते हैं इन फॉर्मूलोज को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जो हम यूज़ करते हैं उसकी लिमिटेशन ये है, MEC में इसकी बात करते हैं। गैल्वानोमीटर जो है उसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत ज़्यादा करंट हम गैल्वानोमीटर के थ्रू पास कर नहीं सकते। वो उसकी लिमिटेशन है कि वो गैल्वानोमीटर को हम सिर्फ करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक मैग्नेटिक कॉइल है, उसके अंदर मैग्नेट के बीच में आपने कॉइल लगा दी है। कॉइल में जब करंट पास करेंगे ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो ऐसे या ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करता है एंड इट डिटेक्ट्स। लेकिन अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो वो फिर 360 डिग्री या 180 डिग्री से ज़्यादा अगर घूम गया तो करंट जा तो इधर रहा है लेकिन हमें दिखाएगा उधर, एंड विल बी लाइक हाँ करंट था, वो वाली वो गड़बड़ होती है। तो गैल्वानोमीटर में करंट आपको बहुत छोटा रखना होता है, राइट। इसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं एमीटर में। तो नाउ अभी इसके बाद बात करेंगे कि उस गैल्वानोमीटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हम ज़्यादा करंट की वैल्यू भी यूज़ कर पाएँ, ठीक है। उस डिवाइस को हम कहते हैं एमीटर। एमीटर के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे कीवर्ड ये है, एमीटर आपका हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर जो है डिवाइस है वो हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और इसको हमेशा इट इज़ यूज्ड इन ये आपका हमेशा हम पैरेलल ज्वाइन करते हैं। तो जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये आपका रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, वोल्टमीटर आप इसमें रखेंगे पैरेलल में। आपका रेजिस्टेंस है, करंट नापना है,
एमीटर रखेंगे आप सीरीज में। अगर आपने एमीटर पैरेलल में रख दिया या वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया, रीडिंग नहीं आएगी कुछ भी, ठीक है। वोल्ट मीटर सीरीज में लगाने पे, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, सीरीज में लगा दिया तो उसकी करंट की वैल्यू गड़बड़ कर देगा। इनफैक्ट अगर आइडियल वोल्ट मीटर है, करंट जीरो कर देगा। इस केस में अगर आपने एमीटर यहाँ पे इसके पैरेलल में लगा दिया, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, उसका मतलब ये है कि सारा करंट उसके थ्रू जाने लगेगा, आपके रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी रीडिंग सारी गड़बड़ आएंगी वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज वोल्टमीटर और एमीटर। अब देखते हैं गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में कैसे कनेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले के उसके ऊपर सवाल आते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं गैल्वानोमीटर में बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट, इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। तो हमने क्या किया, ये आपका जो एमीटर था या जो गैल्वानोमीटर था, एमीटर में हमने क्या किया, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में आपने एक शंट लगा दिया। अब जो ये गैल्वानोमीटर है उसके पैरेलल में जब आपका शंट लगा है तो यहाँ से करंट जो है वो इसके थ्रू करंट गया IG। गैल्वानोमीटर की अपनी लिमिटेशन ये थी कि हमें गैल्वानोमीटर में बहुत कम करंट चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से बहुत कम करंट की वैल्यू IG है और ये शंट की वैल्यू बहुत थोड़ी सी होनी चाहिए जिससे आपका मोस्टली करंट यहाँ से जाए। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे करंट की वैल्यू पता लगा लेते हैं। ये जो आपकी शंट की वैल्यू है वो तो ये आएगी, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका IG विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, ये आपका हो जाएगा। इसके बेसिस पे हमने शंट की वैल्यू निकाली है। शंट की वैल्यू ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट इसके ऊपर फॉर्मूले बनते हैं। अगर यहाँ फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं, अगर यहाँ देखोगे चार आपके जो हैं चार वेरिएबल हैं, ठीक है। S, G, I और IG चार आपके वेरिएबल हैं, 3 दिए होते हैं, चौथे की वैल्यू बतानी होती है। इतने सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। गलत मत करना, फॉर्मूले को ध्यान रखना। टू पास द एंड पार्ट ऑफ मेन करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर, ये बकवास। चलो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब इसी गैल्वानोमीटर को हमने कनेक्ट करना है वोल्टमीटर से, जो कि इसी गैल्वानोमीटर के बेसिस पे ये पता कर पाए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका। इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं कि आपको इस केस में हम क्या करते हैं, जो S आपका एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो इसके सीरीज में लगा देते हैं हम गैल्वानोमीटर पे। उसके बेसिस पे जो आपका पोटेंशियल ड्रॉ वो है वो ये वैल्यू आ जाती है। और आपका रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस जो है, अगेन ये शंट, यहाँ पे कभी कभी इसको नाम दे देते हैं बट एक्चुअली ये शंट नहीं है। शंट की बाय डेफिनेशन होता है पैरेलल में लगाने वाला, बट कई बार इसको शंट भी हम वर्ड यूज कर लेते हैं। रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय VG माइनस 1 इंटू G। अगेन चार वेरिएबल हैं, 3 दिए होंगे, चौथा बताओ, ये सवाल आएगा, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। तो मुश्किल नहीं होते सवाल कतई। चार वेरिएबल में 3 दिए हुए हैं, आपको फॉर्मूला ध्यान है, चौथा वेरिएबल आ जाएगा, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके अलग अलग डिवाइसेस की जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। सबसे पहला है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हम 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं, P, Q, R, S। और आपका इसका एक्चुअल डेरिवेशन है अपने, जो अभी मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, उसका ये कंडीशन है कि अगर P, R, Q, S का एक सर्टेन रेशो हुआ, उस केस में आपका इस ब्रांच से, इस गैल्वानोमीटर जो यहाँ आपने करंट मेजर करने के लिए लगाया हुआ है या एमीटर लगाया हुआ है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बैलेंस कंडीशन में आप ये कंडीशन लगते हैं कि P बाय Q विल बी इक्वल टू R बाय S, ये अगर कंडीशन है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय S विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय Q। ये आपका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनकी वैल्यू अगर ये सेटिस्फाई हो रही है कि P मल्टीप्लाइड बाय S विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय Q, आपकी बैलेंस कंडीशन होगी। और उस बैलेंस कंडीशन में इस ब्रांच में आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अनबैलेंस वाले में ऑफ कोर्स आपकी अनबैलेंस कंडीशन होती है। इसके ऊपर सवाल हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं। नाउ इसी का एक और यूज है, मीटर ब्रिज के ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। मीटर ब्रिज का हमने आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर हमने एक डिवाइस बनाया है जिसको हमने कहा मीटर ब्रिज। इस केस में हम क्या कहते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आपकी मीटर ब्रिज नाम है। तो 100 सेंटीमीटर की या 1 मीटर की वायर हम लेते हैं। उस 1 मीटर की वायर से हमने P और Q कंस्ट्रक्ट किया है। तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज में P और Q थे, आपने 1 मीटर की वायर से उसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये लेंथ आपकी L सेंटीमीटर है, ये लेंथ आपकी 100 माइनस L सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। टोटल 100 सेंटीमीटर की अपनी लेंथ है। अब आपका जो रेशो था P बाय Q R बाय S, ये सेटिस्फाई होना था। इस वजह से जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है S, उसकी वैल्यू आ जाती है 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाइड बाय R।
आर आपका नॉन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, यू प्ले विद दैट इन सच अ वे कि यहाँ पे आपका करंट जीरो हो जाए। अगर वो हो गया तो जो आपको अभी गैराज में या अपनी बैल्कनी में ढूंढते ढूंढते रेजिस्टेंस मिला है, उसके आप पता करना चाहते हैं वैल्यू क्या है, इस रिलेशन को यूज करके आप उसकी वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। ये आपका मीटर ब्रिज है। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पे इस फॉर्मूले से खेलते हैं, इसमें देखेंगे तो आपका एस, एल और आर 3 वेरिएबल है, ठीक है, 2 दिए होते हैं, या फिर आपके रेशो के सवाल आते हैं कि पहली बार हमने L1 पे सेट किया था तो ये कहानी हुई, दूसरी बार हमने L2 पे सेट किया तो ये कहानी हुई, बताओ S1 S2 का रेशो क्या होगा। उस केस में R की जो वैल्यू है वो सेम, मतलब उसके केसेस में आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, रेशो का सवाल होता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस मेनली यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल। तो आपको बालकनी में इस बार कोई एक बैटरी मिली और आप जानना चाहते हैं हाँ बैटरी है, इसका कितना ईएमएफ होएगा वो पता करना है, तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस। और इसी का ये भी काम होता है कि आपका जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वो अगर आपको पता करना हो तो पोटेंशियोमीटर यूज करके आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ जो पोटेंशियोमीटर यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनी बनती है, उसमें पहली है आपकी जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो आपकी पोटेंशियल, इसको देखना है, जो आपकी वायर है पोटेंशियोमीटर की, जो ये वायर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, उसको हम कहते हैं आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप ऐसे डिफाइन करेंगे V बाय एल, तो इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल आपका, ये आपका बैटरी ऐसे लगी है तो ये V है और ये 0 है, इसके अक्रॉस आपका इतना पोटेंशियल है, इसको आप लिखेंगे V बाय एल, या फिर ये और बाकी अलग अलग कहानी होगी, मोस्टली तो आपका इससे काम हो जाता है, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होएगा। नाउ इन अ बैलेंस कंडीशन अगर आप देखेंगे ईएमएफ मुझे इसका पता करना है, बैलेंस कंडीशन में E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ, जिस लेंथ पे आपका 0 रीडिंग आई है, ये आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की रीडिंग्स के बेसिस पे आप जो आपका बैटरी है उसका नॉन बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस केस में हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ V इज कांस्टेंट देन L आपका जो होएगा, रेशो के बीच कई बार सवाल होते हैं, इसको ध्यान रखना। अगर आपका V चेंज नहीं हो रहा है तो एक बैटरी में आपका बैलेंस जो आया था वो इस पे आया था X1 पे, दूसरे पे X2 पे, वो आप L1 L2 के बेसिस पे यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगेन ये रेशो के सवाल हो जाएंगे, फिर थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी इसमें। नाउ इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट है उसका। हीटिंग में हम यहाँ बात करते हैं कि व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस R, देन द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q टू फ्लो थ्रू द टाइम करंट टाइम। तो आपका जो चार्ज यहाँ से वहाँ तक फ्लो हुआ, कितना वर्क डन किया आपने बैटरी ने, उसको हम लिखते हैं दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू QV। और इसी को जब हम आगे कन्वर्ट करते हैं तो Q को आप लिख सकते हैं IT, उसके बेसिस पे I स्क्वायर R मल्टीप्लाइड बाय टाइम आ जाएगा, या फिर V स्क्वायर बाय R मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इतनी हीटिंग हो जाएगी। पावर की अगर बात करें हम तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसकी वैल्यू आ जाती है दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, यानी कि VI, या फिर I स्क्वायर R, या फिर V स्क्वायर बाय R, ये किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पावर की वैल्यू दे देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको एक और सिनेरियो है आपका जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉमन सा वो है कि अगर हमने जो बल्ब है उनको सीरीज में लगाया हुआ है या अगर हमने उनको पैरेलल में लगाया हुआ है तो क्या सिनेरियो होता है। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड, अगर आपने इसको ऐसे देखो, अगर सीरीज में लगाया हुआ है तो टोटल पावर कंज्यूम जो होगी 1/P विल बी इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, ये कहानी करते हैं। N बल्ब अगर लगा रखे हैं तो टोटल पावर आपकी P/N हो जाएगी। पावर कंज्यूम्ड है ब्राइटनेस, तो V आपका क्योंकि R के प्रोपोर्शनल होता है, P रेटेड के प्रोपोर्शनल हो गया इन सीरीज में। टोटल पावर अगर आपने पैरेलल में लगा रखे हैं, अपने सारे बल्ब ऐसे पावर वो लगा रखे हैं, तो टोटल पावर आपकी P1 प्लस P2 प्लस Pn हो जाएगी। N आइडेंटिकल बल्ब लगा रखे हैं तो टोटल पावर आपकी NP हो जाएगी, वाला वो है, और P कंज्यूम्ड आपके 1/R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। नाउ इसके बाद यहाँ पे आपका सिनेरियो होता है कि आपके जो बल्ब हैं उसको अगर हमने यहाँ पे आपका ये आएगा सिनेरियो है कि अगर आपके जैसे इस तरह के सवाल पूछे हुए आपसे कि इलेक्ट्रिक केटल है, 2 कॉइल्स हैं, उन दोनों कॉइल को अगर आपने एक स्विच ऑन किया, दूसरे को स्विच ऑफ किया, दोनों को सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, वो वाली सिनेरियो होता है। तो एक बार आपको अगर मान लो चाय बनानी है, एक कॉइल से बना रहे हैं, फिर दूसरी से बना रहे हैं, फिर सीरीज में लगा के बना रहे हैं या पैरेलल में लगा के बना रहे हैं, इस तरह के सवालों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं सिनेरियो अपना। इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 कॉइल, व्हेन 1 कॉइल इज स्विच्ड ऑफ, टाइम टेकन आपका T1, या बॉइल वाटर, व्हेन द सेकंड इज स्विच्ड ऑफ, तो आपका T2 टाइम लगा है यहाँ पे वो सेम वाटर में। अगर उनको हमने सीरीज में लगा दिया तो क्या होएगा, सीरीज में लगा दिया तो आपके जो टाइम है वो दोनों आपका सीरीज में
एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 आपका टाइम होगा। तो एक से चाय बनाने में आपको 10 मिनट लगे, दूसरे से आपके 12 मिनट लगे, ऐड करके 22 मिनट हो जाएगा। अगर आपने उनको पैरेलल में लगा दिया तो आपका टाइम जो है 1/t जो आपका इक्वलेंट टाइम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 या फिर T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, ये आपका यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो का ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा सवाल पूछ ले तो पूरे 4 नंबर अपने को चाहिए, वो आपके इस बेसिस पे आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिकल केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स, आपकी 2 हीटिंग कॉइल है। When one of the coil is connected to AC source, the water in the kettle boils in 10 minutes. So एक coil को अगर आप कनेक्ट करते हैं 10 मिनट में वाटर बॉयल हो जाता है। When the other coil is used, the water boils in 40 minutes. So पहले से 10 मिनट, दूसरे से 40 मिनट। If both coils are connected in parallel, नोटिस करना यहाँ पे हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। Total time taken by the same quantity of water boil will be, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाउ इसी को हमें ये बात पता है कि अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो टी हो जाएगा, ये आपका टोटल टाइम इन पैरेलल विल बी इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ठीक है, इसका अपना एक डेरिवेशन है, उसको अभी यहाँ स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट आपका सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी पहला 10 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 40 मिनट्स डिवाइडेड बाय आपका 10 प्लस 40। ना इसको मिनट्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 4 ऑप्शन आपको 40 ही दे रखे हैं। यूनिट वाइज देखेंगे तो ये मिनट मल्टीप्लाइड बाय मिनट, मिनट स्क्वायर हुआ, नीचे आपका मिनट से डिवाइड हो गया, फाइनल टाइम आपका मिनट में ही आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, आपका ऊपर बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 8 मिनट। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका 8 मिनट दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ यही सिनेरियो है, फ्यूचर के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इसी सिनेरियो में अगर ये होता कि दोनों को हमने सीरीज में लगाया होता, तो T जो आपका सीरीज में आता टाइम वो होता है आपका T1 प्लस T2, यानी कि हो जाता 10 प्लस 40, यानी कि आपका 50 मिनट। तो अगर आप सीरीज में लगाते तो आपका आंसर आता 50 मिनट, बट हमने क्योंकि पैरेलल में लगाया था इसलिए ऑप्शन डी 8 मिनट्स, दिस वुड बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 wires A and B of same material having radii in the ratio 1:2, रेडियस आपका 1:2 है, एंड कैरिंग करंट का रेशो 4:1 दिया हुआ है। सवाल है रेशो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड क्या होएगा ए और बी का। ना ये बात अपने को पता है, हम इसको लिखते हैं, आपका जो करंट है आई उसको हम लिखते हैं NEAVD। यहाँ पे अपने को रेडियाई का रेशो दिया हुआ है, तो इसको आप इसको लिख सकते हैं एरिया को, I विल बी इक्वल टू NEA की जगह आपने लिखा पाई आर स्क्वायर VD। नाउ यहाँ पे अगर VD की प्रोपोर्शनलिटी देखें तो VD विल बी प्रोपोर्शनल टू I डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी आएगी। नाउ इस केस में अपने को 2 वायर हैं A और B, उन दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे VA विल बी इक्वल टू, उसको VB से डिवाइड कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ये होगा आपका IA डिवाइडेड बाय RA का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय IA का IA। तो ऐसे क्लियर लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए, ये आ जाएगा IA। सो इसकी वैल्यू देखोगे, सॉरी IB आएगा, ये IB, ठीक है। अब IA और IB का रेशो जो है हमें वो दिया हुआ है 4:1, सो दिस विल बी इक्वल टू कैरी करंट इन द रेशो 4:1, तो ये आपका आ गया 4/1 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का रेशो जो है 1:2 है, तो ये आपका ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ना इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 4:4, यानी कि 16/1। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए 16/1, 16:1, दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट सेज अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच टू गेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ। आपने उसको ऐसे स्ट्रेच किया है कि उसका R जो है वो हाफ हो गया है। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। नाउ ये बात हमने अभी पढ़ी थी, हमने बात की थी कि R डैश जो है अगर आपने रेडियस R जो है उसको R/N कर दिया है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको ऐसे स्ट्रेच किया है कि उसका रेडियस R/N हो गया है, इन दैट केस रेजिस्टेंस जो है उसको आप लिखते हैं N⁴R, ये आपका वैल्यू हो जाती है। नाउ इस केस में जो आपने स्ट्रेच किया है रेजिस्टेंस हाफ हो गया, यानी कि N की वैल्यू 2 है, तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस R डैश होएगा दैट विल बी इक्वल टू 2⁴ मल्टीप्लाइड बाय R, सो ये हो गया 16R। तो आपका जो नया रेजिस्टेंस है R डैश दैट विल बी इक्वल टू 16R, यानी कि ऑप्शन डी 16R, दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्बन बेस्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इन द फिगर कार्बन रेजिस्टेंस हैज बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट्स बॉडी। रेजिस्टेंस क्या होगा बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नाउ अगर इसको देखेंगे बीबी रॉय वाले आपके उससे,
तो पहला है वाइट, तो आपका रेजिस्टेंस जो है उसको हम लिखते हैं, इसको अगर हम ABCD अगर नाम दें तो इसको हम लिखेंगे 10A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर C प्लस आपका D%, ये आपकी वैल्यू आती है। नाउ इस केस में जो आपका रेजिस्टेंस है उसको पहला वाइट है, वाइट आपका होगा 9, सो ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस उसके बाद ब्राउन है, ब्राउन आएगा आपका 1, ठीक है, सो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर C है आपका रेड, तो B रॉय, उसमें आपका ये होगी वैल्यू 2 प्लस ये आएगा सिल्वर, सिल्वर इज आपका 10%। सो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, इसका कोई और इलाज नहीं है, आप वहाँ बैठ के खुद अपना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो अगर पता है तो बहुत ही आसान सवाल है। सो दिस इज 91 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस आपका 10%, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई, अगर किलो ओम में दे रखा है, सो 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 10, तो यानी कि हो गया आपका 9.1 किलो ओम प्लस माइनस 10%। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी 9.1 किलो ओम दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन says a current of 2 ampere flows in a system of conductor as shown, the potential difference VA minus VB बताना है हमें, वैल्यू क्या होगी, नीट का आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, माइनस 2 वोल्ट या माइनस 1 वोल्ट। ना सिंपल सवाल है, इसको ऐसे देखना है कि आपका जो करंट बह रहा है यहाँ से, ये आपका 2 एम्पेयर करंट है, इस ब्रांच में यहाँ पे गया है, तो ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर आप इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 2 ओम की वजह से यहाँ पे आपका जो V इज इक्वल टू आई आर है, उसकी वजह से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका, अच्छा ऊपर वाली ब्रांच जो उसमें आपका टोटल रेजिस्टेंस है 2 + 3 यानी कि 5, नीचे वाली ब्रांच में 3 + 2 यानी कि 5, यानी कि ऊपर वाली ब्रांच में आपका करंट हाफ और हाफ हो जाएगा। 2 एम्पेयर का हाफ का मतलब ये कि 1 एम्पेयर करंट इधर जाएगा, यहाँ पे आपका ये लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर करंट, यहाँ पे करंट आपका 1 एम्पेयर है, यहाँ पे भी करंट आपका 1 एम्पेयर है। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप अगर देखेंगे तो इसके अक्रॉस 1 एम्पेयर के करंट की वजह से ये आपका प्लस माइनस, यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा 2 वोल्ट, यहाँ पे आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये प्लस माइनस की वजह से 3 वोल्ट आपका इसका डिफरेंस आएगा। नाउ इसके अक्रॉस, चलो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो प्लस माइनस ये आएगा आपका 3 वोल्ट, और इसके अक्रॉस आएगा प्लस माइनस आपका 2 वोल्ट। टोटल आपका पोटेंशियल जो आ रहा है वो 2 + 3 और 3 + 2 5 वोल्ट को इसका करंट है आपका। नाउ इसके अक्रॉस जो A और B के बीच जो हमें फ़र्क बताना है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको अच्छे से समझना, हम कह सकते हैं VD माइनस VA इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 2 वोल्ट, और अगर करेंगे VD माइनस VB उसकी वैल्यू आ गई आपकी 3 वोल्ट। नाउ अगर आपको अब बताना है VA माइनस VB क्या होएगा, तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको आगे से ध्यान रखना है, ऐसे करना है, मैं भी आपको पूरा करके बता रहा हूँ। तो इस केस में आप 2 में से 1 माइनस कर दें, तो अगर आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे VD कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 3 - 2 यानी कि 1 वोल्ट। तो आपका पॉजिटिव 1 वोल्ट दैट वुड बी आवर फाइनल राइट आंसर, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी 1 वोल्ट दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस।